हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी तक हमने सेक्शन 9 तक कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम जितने भी एक्ट्स कर रहे हैं हम डायरेक्टली फ्रॉम बेयर एक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि बेयर एक्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समझने में या बेयर एक्ट के सेंटेंस समझने में कई स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली बेयर एक्ट से कवर कर रहे हैं ताकि आप एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस का मीनिंग अच्छी तरह से समझ सकें। इसके साथ हम भारतीय न्याय संहिता की भी क्लासेस चला रहे हैं, तो आप चाहें तो भारतीय न्याय संहिता भी साथ ही साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन दो एक्ट्स के अलावा हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी तक कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा जो था ये 1872 का एक्ट है, एंड दिस इज द 9th एक्ट ऑफ 1872 और इसे इन्फोर्स में लाया गया था ऑन 1 सितंबर 1872। ये बातें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी करी है। सी, सेक्शन 10 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन 10 इज टॉकिंग अबाउट द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि पूरा बेयर एक्ट ही कवर हो जाने वाला है। सी, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने देखी थी सेक्शन 2E में, जिसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा अगर सेट ऑफ प्रोमिसेस या कोई ऐसे प्रोमिसेस हैं जो कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो किस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने देखी थी 2H में। उसमें ये बात कही गई थी कि एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे इफ, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि कब सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो पहली बात है कि उन्हें फ्री कंसेंट में होना चाहिए। पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट करा है, उन पर किसी भी तरह का कोई कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करा गया हो। इन सब की भी डेफिनेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। सी, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी, कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसी क्या है इसे भी हम आगे सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है कि वो पर्सन की एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और वो बाई लॉ डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। सी, हम जो कंसिडरेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहती हूँ। अगर मैं आपको अपना घर बेचना चाहती हूँ और बदले में मैं आपसे 10 लाख का कंसिडरेशन ले रही हूँ, तो दैट इज अ लॉफुल कंसिडरेशन। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको अपना घर तब दूंगी जब आप बी की मर्डर ना कर दें, तो यहाँ जो बी का मर्डर हमने कंसिडरेशन के तौर पे रखा है, दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन, दैट इज एन अनलॉफुल एक्ट। तो लॉफुल कंसिडरेशन ये होता है, ठीक है। एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। एंड आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एक तो उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब हम आपको सेल कर रहे हैं तो घर को सेल करना एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब एक्सप्रेस तौर पे कहीं पर भी ये एक्ट, जैसे घर बेचना जो मैंने कहा कि मैं घर बेच रही हूँ आपको 10 लाख रुपए के लिए, तो ये कहीं भी एक्सप्रेसली नहीं लिखा होना चाहिए कि ऐसा काम करना वॉइड है। अगर इन चीजों को फुलफिल किया जा रहा है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। Further, it is saying that nothing herein shall contain, affect any law in force in India, and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses, or any law relating to registration of documents. See, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कहीं फोर्स नहीं किया जा रहा है कि हमें रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही करना है। हम ओरल एग्रीमेंट अगर करते हैं, ओरल एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा दे रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर 3 बातें कही गई है। पहला, कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसे राइटिंग में होना जरूरी है तो वहां पर तो आपको रिटन फॉर्म में ही करना पड़ेगा। सेकंड, जहां पर प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस की बात हो रही है उस मामले में भी आपको रिटन फॉर्म में करना पड़ेगा। और तीसरा, जहां पर डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपको अपनाना जरूरी है। तो दीज आर द 3 ग्राउंड्स जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को
रिटन में रखना जरूरी है, अदरवाइज अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 10। सी सेक्शन 10 में कई सारे सेक्शन कवर हो गए, जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इससे कवर हो जाने वाला है। सबसे पहली बात, सेक्शन 10 के साथ हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सेक्शन 10 में कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज की बात करी थी। तो ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज सेक्शन 11 में हम पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड सेक्शन 12 में साउंड माइंड क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। और हमने कहा था कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो कंसेंट क्या होता है वो हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट क्या होती है वो हम सेक्शन 14 में पढ़ेंगे। और फ्री कंसेंट से रिलेटेड जो सारे वर्ड्स हैं, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये हम 15 से 22 तक पढ़ने वाले हैं। तो एक हिसाब से हमने सारा ही कवर कर लिया। और इसके बाद जब ये बात लिखी गई थी, नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि सेक्शन 24 से 30 तक दिए गए हैं, वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं, तो उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। तो आपने सेक्शन 10 अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सेक्शन 30 तक ऐसे ही कंप्लीट हो जाने वाला है। तो दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 सेक्शन 10 से सेक्शन 30 तक कवर करता है। आई होप आपको सेक्शन 10 समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 11 की। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो एवरी पर्सन, सारे लोग कॉम्पिटेंट हैं। हु इज, अब कुछ यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं। सबसे पहली बात, एज ऑफ मेजोरिटी आपकी होनी चाहिए। एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब है 18 प्लस आपको होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। 18 प्लस होना जरूरी है, या तो अगर किसी और लॉ के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो उस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी मेजोरिटी की एज उसमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको मेजर होना जरूरी है। सेकेंड क्राइटेरिया इज you must be of sound mind. If you want to make a contract, you must be sound mind. Sound mind की क्या definition है हम section 12 में पढ़ेंगे। And is not disqualified by law from contracting by any law to which he is subject. अब तीसरी बात, दूसरी बात तो हमने कहा कि साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आपको डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना है। आप जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कानून में आपको डिस्क्वालिफाई ना कर दिया गया हो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो इन 3 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है कि कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। पहला, एज ऑफ मेजोरिटी। दूसरा, साउंड माइंड। तीसरा, पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। Now comes section 12. It is talking about what is a sound mind for the purpose of contracting. एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउंड माइंड का क्या मतलब है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, किसी भी पर्सन को साउंड माइंड का पर्सन तब कहा जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त he was capable of understanding and of forming a rational judgment. See, कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते वक्त, मतलब जिस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्सन का केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रैशनल जजमेंट फॉर्म करने जितनी बुद्धि होनी चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाता है, उसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना देखना है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट क्या उसके पास ये केपेबल था कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि क्या यहाँ पे बातें चल रही है, और उस पर वो रैशनल जजमेंट ले सके जिससे उसका इंटरेस्ट ना अफेक्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात कही गई है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पर्सन यूजुअली जिसका दिमाग खराब रहता है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन कभी कभी वो ठीक हो जाता है, तो वो जब ठीक रहता है उस बीच वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड अगर कोई पर्सन यूजुअली तो वो साउंड माइंड का रहता है लेकिन ओकेजनली उसका दिमाग खराब हो जाता है, या ऐसा वो स्टेज हो जाता है उसके दिमाग का कि वो रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर सकता है खुद के लिए, तो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस वक्त वो अनसाउंड माइंड है। तो दिस इज सेक्शन 12। सेक्शन 11 में हमने देखा एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, 3 बातें। और वही साउंड माइंड को डिफाइन कर दिया गया सेक्शन 12 में। See the illustration, it says that a patient in a lunatic asylum who is at interval of sound mind, अब interval of sound mind पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है because currently he is sound mind। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के जस्ट बाद भी अगर वो अनसाउंड हो जाता है तो उसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा बिकॉज ही वॉज साउंड, ही वॉज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज पर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ। Illustration B is saying that a sane man मतलब उस पर्सन का दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है,
हु इज डेलिरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक। तो वो पर्सन बिकॉज ऑफ फीवर या वो इतना ड्रंक है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स हैं, या फिर वो रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर पा रहा है खुद के इंटरेस्ट के लिए, तो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जिस वक्त वो उस डेलीरियम में है, मतलब फीवर के वजह से या किसी के वजह से या ड्रंकनेस के वजह से वो अगर समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है द कंसेप्ट की क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस बीच वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साउंड माइंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।